हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू ड्रामा स्टार्ट करूंगी जिसका नाम है माय फेरी गर्ल। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। किंग की बेटी की शादी होने वाली थी। किंग अपने सर्वेंट्स को सालों पहले दफनाए हुए वाइन जार को निकलवाने का ऑर्डर देते हैं, जो कि उनकी बेटी के साथ दहेज में भेजा जाने वाला था। सब कुछ रेडी था, बस बारात के आने का वेट था। तभी डैड को पता चलता है कि दूल्हे ने आने से मना कर दिया है। डैड अपनी बेटी को बताते हैं। वो बहुत रोती है। अब तो शादी कैंसिल हो गई थी, तो उस वाइन जार को दफना दिया जाता है। स्टोरी 1000 साल फॉरवर्ड होती है, मीन्स प्रेजेंट में आती है। किंग का महल अभी खंडर बन चुका होता है। डिमन कैचर जंग मैंग डिमन पकड़ने आया होता है। उसे वही वो फैमिली वाला वाइन जार मिलता है। वो खुश होता है, चलो फाइनली वाइन डिमन मिल ही गई। वो जार ओपन करता है तो ब्लैक स्मोक निकलता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। वो उसे डिमन समझकर उसके पीछे जाता है। उसके जाने के बाद जार एक मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डिमन कैचर का ध्यान भटकाने के लिए इसी ने वो स्मोक क्रिएट किया था। जार में वाइन था, सो मिस्टर डिमन जार के पेट से आवाज आती है, अरे यार मुझे भी तो बाहर निकालो। मिस्टर डिमन वॉमिटिंग करके उसे बाहर निकालता है। बाहर आते ही उछलती हुई क्यूट लिटिल डिमन गर्ल अपना इंट्रोडक्शन देती है। हाय, मेरा नाम जीजू है, मैं एक वाइन डिमन हूँ और ये मेरा जार है मिस्टर तान तान। हमें मिस वो के साथ दहेज में भेजा जाने वाला था, जिसके बाद हम अमर हो जाते एंड हेवन पहुंच जाते। बट अफसोस, उनकी कभी शादी ही नहीं हुई और हम दोनों इसी दुनिया में रह गए। इस बात को अब 1000 साल हो गया है। अब फाइनली हमारे अमर होके हेवन जाने का टाइम आ गया है। दोनों को सब कुछ बड़ा सिंपल लग रहा था। तभी मिस्टर टॉनी डिमन एंड फेरी वर्ल्ड का मैनेजर दोनों से मिलने आता है और बताता है, तुम दोनों तभी अमर हो पाओगे जब वो फैमिली की बेटी की विश पूरी होगी। दोनों पूछते हैं, कैसा विश? वो कहता है, जीजू तुम वो फैमिली की दफनाई हुई रेड वाइन डॉटर थी जिसे मिस वू के साथ दहेज में भेजा जाने वाला था। बट मिस वू की तो शादी ही नहीं हुई, उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई, वो दुख में मर गई। उसके जितने भी दुख थे अब तुम पर जमा हो गई है। सो अगर तुम दोनों को हेवन जाना है तो पहले जीजू को एक प्योर यंग मैन से शादी करनी होगी, वो भी 100 दिन के अंदर। टॉनी दोनों को ये भी बताता है कि अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो अमर होने के लिए 1000 साल और वेट करना होगा। जाते जाते वो जीजू को एक हेवन वाला सेलफोन देता है, जिसके हेल्प से वो दोनों प्योर यंग मैन को ढूंढ पाएंगे, प्लस कोई प्रॉब्लम होने पर टॉनी से कांटेक्ट भी कर पाएंगे। टॉनी के जाते ही फोन में प्योर यंग मैन का लोकेशन शो होने लगता है। दूसरी तरफ शियांत्यान बॉयज स्कूल में हमारा प्योर यंग मैन मिस्टर गाओलंग वायलिन प्ले कर रहा था और वही स्कूल ग्राउंड में बॉयज वर्सेस गर्ल्स का बास्केटबॉल मैच चल रहा था। गर्ल्स स्कूल की कुछ गर्ल्स आकर गाओलंग को देखे जा रही थी, बट वो उन गर्ल्स को थोड़ा सा भी भाव नहीं देता। तान तान जीजू को मैजिक से इसी स्कूल में लेकर आता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, पूछता है, तुम दोनों कौन हो, यहाँ कैसे आए? जीजू तान तान को लेकर भाग जाती है। जंग मैंग यहाँ भी पहुँच जाता है। वो दोनों के पीछे जाता है। वहाँ बास्केटबॉल ग्राउंड में बॉयज टीम बुरी तरह से हार रही थी। युआन बाओ टीम के कैप्टन माँ बुफान को बोलता है, हमें गाओलंग की हेल्प लेनी चाहिए। माँ बुफान से गाओलंग की उतनी बनती नहीं थी। वो कहता है, जो करना है कर। युआन बाओ उसे कॉल करता है, बट उसका फोन साइलेंट पर था। जीजू एंड तान तान हेवन फोन के हेल्प से गाओलंग के पास पहुंच जाते हैं। जीजू शादी करने के लिए उसके पास जाने लगती है। तभी तानतान उसे रोकता है। उनके रीति रिवाज के अनुसार बॉय एंड गर्ल दोनों की तरफ से एक एक मैच मेकर होना चाहिए। जीजू की तरफ से तो तानतान था, जो कि दोनों की शादी के लिए राजी था। अब गाओलंग की तरफ से भी कोई चाहिए था। तभी वहाँ युआन बाओ आता है। वो गाओलंग को ब्रो बोलता है, तो हमारे दोनों महाशय को लगने लगता है जरूर ये इसका सगा भाई होगा। हम इसे ही गाओलंग का मैच मेकर बना लेते हैं। युआन बाओ गाओलंग को बास्केटबॉल मैच के लिए बुलाने आया था, बट हमारा रूड बॉय जाने से मना कर देता है। जीजू बोलती है, यार ये तो बड़ा रूड है। युआन बाओ जाने लगता है। तभी तान तान को एक आइडिया आता है। वो बॉयज टीम को बास्केटबॉल में हेल्प करेगा एंड इसके बदले में वो युआन बाओ को गाओलंग का मैच मेकर बनने बोलेगा। युआन बाओ को तो इस बारे में नहीं पता होता। उसे लगता है सामने से हेल्प ऑफर कर रहा है, अच्छा ही है। वो उसे लेकर बास्केटबॉल कोर्ट आता है। माँ बुफान से मिलाता है। वो तो हमारी क्यूट लिटिल डिमन गर्ल को देखे जा रहा था। तान तान उसे अपनी सिस्टर बोलकर इंट्रोड्यूस करवाता है। माँ बुफान उसे बास्केटबॉल के रूल समझाता है। बॉल को बास्केट में डालना है, बट कौन से साइड में डालना है ये नहीं बताता। मैच स्टार्ट होता है एंड वो बॉल को सीधे जाकर गर्ल्स के बास्केट में डालता है। बॉयज फिर से परेशान हो जाते हैं, यार ये किसे पकड़ कर लाया है। माँ बुफान बोलता है, भाई मेरे, ये हमारा बास्केट है, वो उनका है।
तो तानतान बोलता है, हाँ तो पहले बताना था ना। देन मैच फिर से स्टार्ट होता है। इस बार भी वो ठीक से खेल नहीं पाता। ये सब देखकर सभी के सभी बॉयज और परेशान हो जाते हैं। ये सब बातें जब गावलंग को पता चलता है, वो प्रैक्टिस छोड़ के टीम को बचाने चला आता है। जेजे के साथ बाकी के सभी गर्ल्स की नज़र बस उसी पर टिकी हुई थी। उसके आते ही बॉयज़ के स्कोर बढ़ने लगते हैं। सभी गर्ल्स अपनी टीम को छोड़कर गावलंग के लिए चीयर करने लगते हैं, जिससे गर्ल्स टीम की मेंबर चिढ़ जाती है। एक ब्रेक लिया जाता है। तानतान योनबाओ से कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि अगर मैं तुम्हारे लिए मैच खेलूंगा तो तुम हमारी हेल्प करोगे। तो योनबाओ बोलता है, हाँ बोलो क्या हेल्प चाहिए। तानतान कहता है, तो तुम तुम्हारे भाई और जीजू की शादी के लिए राजी हो। वो बोलता है, किसकी शादी, कैसी शादी। जीजू कहती है, तुम बस हाँ कि ना बोलो। वो गलती से हाँ बोल देता है। अब तो गावलंग के मैचमेकर से भी परमिशन मिल गया था। सो जीजू खुश होकर सीधे गावलंग के पीछे चेंजिंग रूम में पहुंच जाती है। वो शॉक्ड होता है, तुम कौन हो, यहाँ बॉयज चेंजिंग रूम में क्या कर रही हो। वो कहती है, अब वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बस यहाँ आओ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो 3 एप्पल्स रखती है एंड शादी के रिचुअल्स करने लगती है। गावलंग को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तभी गार्ड आता है। वो गार्ड को उसे ले जाने बोलता है। वो भाग जाती है। गर्ल्स टीम की कैप्टन हाओ शिव एंड उसके फ्रेंड वही रखे एक स्टैचू के बारे में बातें कर रहे थे। तभी उन्हीं के स्कूल के 2 गर्ल्स स्टैचू के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तभी गावलैंग आता है। हाउ शी उसकी इंसल्ट करने लगती है, तुम बॉयज को हमेशा हारने का बहुत शौक है ना। गावलैंग उसे बातों पर कम मैच पर ज़्यादा ध्यान देने बोलता है। बाहर गार्ड अभी भी जीजू का पीछा कर रहा था। वो चुप जाती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आते हैं। वो गार्ड को स्टैचू का ध्यान रखने बोलते हैं एंड देन अंदर आकर स्टैचू को देखने लगते हैं। किसी का कॉल आता है। वो कहते हैं, स्टैचू बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करो। देन वो वहाँ से चले जाते हैं। मैच एंड होने में बस कुछ सेकंड बाकी था। दोनों टीम के स्कोर सेम थे। बाहर जंग मंग फिर से अपने मैजिकल गैजेट्स यूज करके दोनों क्यूट डिमंस पर अटैक करने के लिए निशाना लगाता है। अंदर बॉल स्टैचू की तरफ जाता है। गावलैंग बॉल के पीछे जाता है। हमारी जो गावलैंग की हेल्प करने आगे आती है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड जंग मंग के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड उसका निशाना चूक जाता है। वो गार्ड को अपने बातों में फंसा लेता है। अपने आप को गार्डनर एंड गन को एक वाटर गन बताता है। अंदर स्टैचू ब्लास्ट हो जाता है। गावलैंग जीजू को धक्का मार के दूर हटा देता है। सभी डर जाते हैं। माँ बुफान आकर उसकी ब्रीथिंग चेक करने लगता है, जो कि रुक चुकी थी। सभी मिलकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, बट वो तो मर चुका था। तानतान नहीं चाहता था कि जीजू किसी प्रॉब्लम में फंसे। वो उसे बाहर लेकर आता है। गावलैंग की ऐसी हालत के लिए जीजू अपने आप को ब्लेम कर रही थी। मुझे बचाने के चक्कर में उसकी जान चली गई। तानतान उसे समझाता है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वहाँ ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर प्रिंसिपल भी बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाते हैं। स्टैचू की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। चिल्लाकर पूछते हैं, ये किसने किया। देन गावलैंग की हालत देखकर उन्हें एक और झटका लगता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने बोलते हैं। सबकी बातें सुनकर जंग मंग को लगता है शायद उसके तीर से ही वो स्टैचू ब्लास्ट हुआ है। तभी माँ बुफान उसे देख लेता है। जंग मंग उसका मामा था। वो उसे डिमन के बारे में बताने लगता है। माँ बुफान बोलता है, फिर से चालू हो गए ना आप जाओ यहाँ से। वो बताता है, शायद मेरे तीर से वो ब्लास्ट हुआ है। माँ बुफान शॉक्ड होता है। कहता है, आपके वजह से किसी की जान चली गई है। अब गावलैंग तो मर चुका था। तानतान एंड जीजू को बहुत टेंशन हो रही थी। बेचारे लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। एट लास्ट वो लोग टॉनी को कांटेक्ट करते हैं। टॉनी तुरंत पहुंच जाता है एंड एक परफेक्ट सोल्यूशन देता है। बट जैसे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहले अमर होने के लिए दोनों के पास 100 डेज थे। अब उनमें से कुछ दिन कम कर दिए जाते हैं। जीजू एंड तानतान को यह गलत लगता है, बट बेचारे और कर भी क्या सकते थे। देन टॉनी उन्हें सोल्यूशन बताता है, मैं तुम दोनों को ब्लास्ट होने से पहले वाले टाइम जोन में भेजूंगा। तुम्हें बस गावलैंग को स्टैचू के पास जाने से रोकना होगा। देन तुरंत उसी टाइम जोन में पहुंच जाते हैं। तानतान गावलैंग को रोकने की पूरी कोशिश करता है, बट उससे नहीं होता। तो जीजू को बीच में आना पड़ता है। वो गावलैंग की तरफ भागती है, उसे रोकती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। गावलैंग बोलता है, तुम फिर से। तभी स्टैचू ब्लास्ट होता है। गावलैंग इस बार भी जीजू को प्रोटेक्ट करता है एंड लकीली इस बार कोई हर्ट नहीं होता। हाओ शी अपनी चमचियों को डांटती है। कहती है, दिन में ब्लास्ट करने किसने बोला था। हमें बस बॉयज टीम को सबक सिखाना है, ना कि उनकी जान लेनी है। वो गर्ल्स कहते हैं, हमने तो रात का ही प्लान किया था, अभी ब्लास्ट कैसे हो गया नहीं पता। वो उनकी नहीं सुनती। अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो सब फंस सकते थे। सो वो उन दोनों को सबूत मिटाने बोलती है। जीजू टेंशन में थी। वो लोग अमर कैसे होंगे। गावलैंग तो उसे उसके पास भी आने नहीं दे रहा।
तानतान को एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे मैजिक से वो जीजू को एक बॉय बना देता है एंड गाओलिंग के स्कूल में एडमिशन भी करवाता है। जीजू कहती है किसी ने पहचान लिया तो वो कहता है कोई नहीं पहचानेगा। देन वो उछलती कूदती हुई स्कूल में एंटर करती है। तभी एक न्यू टीचर मिस तूतू की एंट्री होती है। गाओलंग को छोड़कर सभी बॉयज बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। टीचर देन जीजू को अंदर बुलाती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। देन वो उसे गाओलंग के पास बैठने बोलती है। वो ब्लश करते हुए जाकर उसके पास बैठती है। देन मिस तूतू गाओलंग एंड जीजू को शादी का एक सीन एक्ट करके दिखाने बोलती है। गाओलंग को ये सब कुछ बचकाना लगता है तो वो मना कर देता है। मिस तूतू उसके मार्क्स काटने की बात करती है तो बेचारे को उनकी बात माननी ही पड़ती है। जीजू जल्दी से सब कुछ रिचुअल्स फॉलो करती है। गाओलंग को याद आता है मैंने तो इसे कहीं देखा है। वो जल्दी से अपना मुंह छुपा लेती है। देन फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। क्लास के बाद मिस तूतू एक ट्री के नीचे बैठी हुई थी। जीजू आकर हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। एक्चुअली मिस तूतू तानतान की पुरानी दोस्त है। प्लस तानतान एंड जीजू की तरह ही एक डीमन है जिसे अमर होने का कोई शौक नहीं है। वो यहीं अर्थ पर ही रहना चाहती है। गाओलंग एंड जीजू की शादी तो हो गई थी बट अभी भी एक काम बाकी था। वो था ब्राइडल चेम्बर में जाना। दोनों को ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस एक बेड पर सोना होगा। तानतान ने इसका भी इंतजाम कर दिया होता है। डॉर्मेटरी में जीजू को वही वाला रूम दिया जाता है जहाँ गाओलंग रहता है।